हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास 10th के यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th के लिए बाबू, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 की एकदम बेहतरीन तैयारी, जो कि आपको अब की बार 450 पार, है ना, का टारगेट अचीव करवाएगा, है ना। और उसी की क्लास की दोस्तों आज दूसरा क्लास शुरू कर दिया गया है। हम लोगों ने साइंस से शुरुआत किया है। साइंस में भी बाबू हम लोगों ने केमिस्ट्री में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका ऑलरेडी हम लोगों ने पहला क्लास ले रखा है, जो कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और आज हम लोग दूसरी क्लास की शुरुआत करते हैं बाबू, ध्यान रहे, है ना। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास को करिए और मेरे साथ जरूर बोल बोल के पढ़िएगा बाबू, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों, है ना, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया का इस्तेमाल क्यों पढ़ना है ना। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, थोड़ा सा हम रिवीजन करवाते चलेंगे। बोले थे बाबू कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके, है ना, किसी दूसरे पदार्थ से, है ना, क्रिया करके या अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे, है ना, आप लोग को हम बताए थे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाता था कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। आप लोग कहते हैं, है ना, जैसे हाइड्रोजन यानी H2 प्लस O2 मिल के बनाता था बाबू क्या, तो वो बनाता था H2O यानी कि जल, जिसको हम लोग कहते थे, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने बताया, है ना, फिर उसके बाद हम लोग जाना कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत था, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये सब अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। इन दो लोग मिलते हैं, अभिक्रिया होता है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, अभिकारक। और जो हमको प्राप्त होता था, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला, अभिक्रिया हुआ, और इस अभिक्रिया के बाद यानी फल स्वरूप हमको जो पदार्थ मिला, जो प्राप्त हुआ, उसी को हम लोग प्रतिफल के नाम से जानते थे, है ना। जैसे आप लोग के सामने ये प्रतिफल है और ये हमारा अभिकारक है ना। समीकरण के अंदर और बेहतरीन तरीका से आप लोग समझे। फिर उसके बाद बाबू, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स देखें। फिर उसके बाद मैंने बात किया कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के मैंने मुख्य रूप से 5 विशेषताएं बताई, या गुण भी बोल सकते हैं इसको, विशेषता को गुण भी बोल सकते हैं। पहला मैंने बताया था कि गैस की उत्पत्ति होना, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं गैस उत्पन्न होना। दूसरा मैंने बताया था ताप में परिवर्तन होना। तीसरा मैंने बताया था रंग में परिवर्तन होना। चौथा मैंने बताया था अवक्षेप का बनना। और पांचवा मैंने बताया था अवस्था में परिवर्तन। तो पहला मैंने आपको बताया था कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है, गैस का निर्माण होता है या गैस बनता है। जैसे मैंने बताया था कि जिंक प्लस H2SO4 अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, जिंक यानी कि ZnSO4 प्लस H2, जहां H2 हमारा गैस निकल रहा है ना, गैस की उत्पत्ति हो रहा है। दूसरा हमने बताया ताप में परिवर्तन, कुछ, है ना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बाबू, है ना, ऊष्मा उत्पन्न होती है या अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ऊष्मा दी जाती है। जैसे में कली चूना पर जल गिराने पर काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है। या फिर मैंने आपको एक और बताया था कि Ca, है ना, CO3, है ना, जब इसको हम लोग ऊष्मा गर्म करते थे तो CaO प्लस CO2 बनता था, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस भी बन जाता था यहाँ पे, ठीक ना। चलिए, इसके बाद देख सकते हैं जैसे कली चूना है, इसके ऊपर पानी गिराया जा रहा है, क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है ना, देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रंग में, है ना, पदार्थों के रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे में आप जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी कलर के विलयन में जब नींबू का रस, है ना, जब नींबू का रस डाला जाता है, जब नींबू का रस डाला जाता है बाबू, तो वह बैगनी कलर क्या हो जाता है, अपना रंग परिवर्तन करने लगता है, नहीं धीरे धीरे गायब हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा बात करेंगे अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना का मतलब क्या होगा, वो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, है ना, गैस जो है
गैस नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत टाइपिंग था, है ना, हम आपको बोले भी थे, है ना। फलस्वरूप क्या होता है, विलयन से ठोस पदार्थ अलग हो जाता है। विलयन से क्या होता है, ठोस पदार्थ अलग हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, जो ठोस होता है। जैसे में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से सिल्वर नाइट्रेट का, है ना, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, है ना, देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का, सोडियम क्लोराइड का मतलब बाबू NaCl, सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या बाबू, NaCl, N प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। इसके में क्या डाल देते हैं, AgNO3, है ना, AgNO3, तब बन क्या रहा था बाबू, पहले सोडियम नाइट्रेट बन रहा था, सोडियम नाइट्रेट बन रहा था, और साथ ही साथ, है ना, सिल्वर क्लोराइड बन रहा था, और यही हमारा क्या था, अवक्षेप था। और अवक्षेप को दर्शाने के लिए क्या करते बाबू, नीचे की ओर चिन्ह लगा देते हैं, है ना। यही हमारा क्या था, अवक्षेप था। अवक्षेप कैसा था, तो दही के जैसा, थोड़ा सा ठोस, है ना। दही एक तरीके से ठोस ही है, लेकिन मतलब उतना हार्ड नहीं है, जैसे बर्फ, बर्फ क्या ठोस है, और दही भी ठोस है ना, लेकिन बर्फ ज्यादा सॉलिड है, ज्यादा है और ठोस, और दही हमारा कम ठोस है, मतलब है आखिरकार ठोस ही, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा था अवस्था में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, है ना, क्या होता है, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि ठोस पदार्थ जो है ना, ठोस पदार्थ जो है द्रव में या फिर गैस में बदल जाते हैं, है ना, गैस में बदल जाते हैं। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ हिस्सा पिघलकर नीचे गिर जाता है, तथा कुछ हिस्सा जलकर वाष्प बन जाता है ना, वाष्प बन जाता है ना। आगे हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को पढ़ा था, पिछले क्लास का बस रिवीजन चल रहा है बाबू, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाबू क्या, भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों के सहायता से, है ना, संकेतों या सूत्रों की सहायता से संक्षेप, यानी कि ब्रैकेट में क्या, छोटा में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण में तीन चिन्ह के बाएं साइड वाला को हम लोग अभिकारक कहते हैं, और दाएं साइड वाला को हम लोग प्रतिफल कहते हैं ना। तीर चिन्ह के बाएं साइड वाला को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक, और दाएं साइड वाला को प्रतिफल। तो कभी भी दाएं मतलब अभिकारक और बाएं मतलब प्रतिफल आपको समझना होगा, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग जाना, है ना। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को कोई भी अभिक्रिया की है, जैसे जल बनाए, तो हाइड्रोजन जरूरत पड़ता है, हाइड्रोजन को पूरा नहीं ना लिख सकते। जैसे ये रासायनिक समीकरण का फायदा क्या है, कि हम ऐसे लिखते हैं ना, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, कितना ग्राम डालें, हाइड्रोजन को 5 ग्राम डालते हैं, फिर ऐसे करके पूरा लैंग्वेज में लिखना रहता। लेकिन रासायनिक समीकरण से क्या फायदा होता है, कि डायरेक्टली हाइड्रोजन लिखना है ना गुरुजी, H लिख दो, H का मतलब समझ जाएगा कि हाइड्रोजन, यानी इसका सूचांक भी लिखा गया, साथ ही साथ कितना हाइड्रोजन, तो 2 यूनिट, कितना ग्राम, इसी में सब हो जाएगा, 2 गो, है ना। फिर उसके बाद क्या, ऑक्सीजन के गो सर, ओ मतलब ऑक्सीजन के गो, 2 गो, है ना, कितना ग्राम, के गो अणु, तो 2 गो अणु, है ना, कितना आयतन, है ना, तो 1 आयतन। फिर उसके बाद रिएक्शन किया तो क्या बन गया, H2O बन गया, है ना, ये भी जल है ना, जल बना। तो ये क्या होता है, रासायनिक समीकरण को एकदम छोटा रूप में लिख दिया, है ना। और जैसे पढ़ेगा कोई, हाँ हाइड्रोजन है, हाँ ऑक्सीजन है, मिल करके जल बना दिया, है ना, तुरंत पढ़ लेगा लोग। और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 2 प्रकार के, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको संतुलित और असंतुलित का परिभाषा भी याद कराया था, कि यदि समीकरण के दोनों ओर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बाबू, दोनों ओर अभिकारक एवं प्रतिफल, है ना, अभिकारक एवं प्रतिफल ब्रैकेट बंद, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में आप कार्बन प्लस O2 बन जाता था बाबू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एगो, ऑक्सीजन दूगो, एकदम बैलेंस है ना। अच्छा, वही अगर इसमें केवल 9 कर दे, यानी कि बोलेंगे यदि रासायनिक समीकरण के दोनों ओर अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में बाबू H2 प्लस O2 बन गया बाबू H2O, है कि नहीं, बन गया बाबू H2O। देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन दूगो, यहाँ हाइड्रोजन दूगो, ऑक्सीजन दूगो, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ एगो, असंतुलित है ना। और मैंने बताया था आप लोगों को एक HW दिया था कि होमवर्क बना के लाना, तो आप लोगों ने बनाया होमवर्क,
आप लोगों ने बनाया होमवर्क? अगर नहीं बनाया बाबू तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आइए, हमने बताया था कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में अंतर लिखें। तो आपको उत्तर में लिखना है कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में निम्न अंतर है। और हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक साइड पहले क्या था, संतुलित, इसीलिए पहले संतुलित लिखेंगे, और दूसरे साइड क्या था, असंतुलित, इसीलिए दूसरे साइड असंतुलित, है ना। इस तरीके से डिवाइड करेंगे, सेम टू सेम। और यहाँ पे पहला पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पहला पॉइंट। जो नहीं लिखा है लिख लेगा। और इसको में लिखेंगे, यदि यदि समीकरण यदि समीकरण के दोनों तरफ, है ना, समीकरण के दोनों ओर, देखिए लिखा हुआ है, समीकरण के दोनों ओर, दोनों ओर, दोनों ओर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बाबू, दोनों ओर ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट नहीं, जगह नहीं मिलेगा, नीचे लिख देते हैं, है ना। अभिकारक, अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल, है ना। यदि समीकरण के दोनों ओर अभिकारक एवं प्रतिफल, है ना, अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान होती है, समान हो तो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे संतुलित, क्या कहेंगे बाबू, संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना, कहते हैं। ये बात क्लियर है। इधर भी परिभाषा लिख देंगे, है ना, पहला पॉइंट देकर के ऐसे ही पहला पॉइंट देंगे, परिभाषा लिखेंगे। यदि यदि समीकरण, है ना, यदि समीकरण के दोनों ओर, के दोनों ओर, है ना, दोनों ओर के तत्वों के, है ना, के तत्वों के, तत्वों के परमाणुओं की संख्या, के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो, तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो बाबू, समान न हो, संख्या समान न हो, समान न हो, तो उसे, तो उसे तो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित, असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखो समीकरण छोटा पढ़ रहा है, इधर डैश देकर के लिख देंगे, समीकरण कहते हैं। अच्छा, एक को जैसे जैसे में लिख देंगे, है ना। ये दूसरा नंबर पॉइंट, है ना, दूसरा नंबर पॉइंट, इधर तो जगह नहीं है मेरे पास, मैं दूसरा पॉइंट बनाऊंगा, लिखेंगे, है ना, या फिर ऐसे लिख देंगे, है ना, दूसरा पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे जैसे, है ना, जैसे, या फिर उदाहरण, है ना, लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण में क्या लिखेंगे बाबू, उदाहरण में इधर क्या हो जाएगा, H2 प्लस O2 रिएक्शन किया, बना दिया H2O। इधर भी लिखेंगे, इधर भी दूसरा पॉइंट मार देंगे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना। आप लोग भी लिख लीजिएगा उदाहरण, है ना। उदाहरण क्या होगा, कार्बन प्लस O2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यह बाबू अनुमानित विधि है, क्या है, नीचे, इसके नीचे लिख लीजिएगा तीसरा पॉइंट, है ना। आप लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक ना। आप लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इसी के नीचे, उधर नहीं लिखेंगे, इधर ही लिखेंगे, अनुमानित विधि, अनुमानित, अनुमानित विधि, अनुमानित विधि से, बस अनुमानित विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। जितना भी हमारे सामने होगा ना, संतुलित असंतुलित, उसको हम लोग अनुमानित विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर ये तीसरा नंबर नहीं डालो डायरेक्टली, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग चलेंगे बाबू निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो संतुलित करेंगे कौन सा विधि से, अनुमानित विधि से, अनुमानित यानी अपने से सोच करके, मान के, अनुमानित विधि से। किससे बाबू, अनुमानित विधि से, ऐसा समझो। अनुमानित विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अनुमानित विधि आपको भी आ जाएगा, हमको आता है तो आपको भी आएगा, है ना। अनुमानित विधि या अनुमान विधि इसको कहते हैं। अनुमानित विधि कहिए चाहे अनुमान विधि कहिए, यानी कि अनुमान लगाएंगे, हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है। आइए देखिए, एक सवाल है मेरे सामने, देखिए KCl, है ना, KClO3 रिएक्शन हुआ, KCl प्लस O2 बना। पहले एक सवाल को एकदम भर पेट समझिए,
एक से 2 सवाल समझिए, 3 सवाल समझिए, लेकिन आपको समझिए, फिर उसके बाद है ना इसको बनाइएगा। चलिए सबसे पहले बाबू एक सवाल रहेगा कि बताइए इसको संतुलित करें, है ना, निम्न समीकरण को संतुलित करें। तो पहला है संतुलित करना है। अब ये संतुलित है कि नहीं एक बार चेक करते हैं। यहां अगर मैं पूछूंगा इस साइड में, अभिकारक साइड में के गो है पोटेशियम, के को क्या कहते हैं पोटेशियम, आप लोग याद कर लिए ना, नाम याद कर लीजिए, सूचांक याद कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे के गो है क्लोरीन ए गो, यहाँ ऑक्सीजन के गो है 3 गो। अच्छा यहाँ पे बात करेंगे पोटेशियम ए गो, क्लोरीन ए गो, ऑक्सीजन 2 गो। तो देखिए बाबू क्या अनबैलेंस हुआ। तो कहें सर पोटेशियम ठीक था, क्लोरीन ठीक था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 3 गो यहाँ 2 गो। कहानी ऑक्सीजन के साथ है, कहानी ऑक्सीजन के साथ है। तो क्या करेंगे बाबू, कहानी ऑक्सीजन के साथ गंभीर है, तो हम लोग जो काम करेंगे, हम लोग जो काम करेंगे वो करेंगे क्या, लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे क्या उत्तर, उत्तर लिखेंगे, है ना। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि इसका संतुलित समीकरण नीचे है ना, लिखेंगे इसका संतुलित समीकरण नीचे है। समझना बाबू, इसका संतुलित 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 समीकरण नीचे है, सब में लिखेंगे ऐसा, समीकरण नीचे है, नीचे है और डैश दे देंगे। इसके नीचे अब बनाएंगे, जैसे जो है पहले इसको लिखो, जो है KClO3, तीर चिन्ह, फिर क्या है के, थोड़ा सा जगह देना, थोड़ा सा जगह देना ताकि पॉइंट यहाँ पे हटा सके, ठीक ना। KCl3 प्लस O2 जगह रखेंगे हमेशा। जैसे देखिए अब सुनिए, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो जो अनबैलेंस है, अभी तक क्या बैलेंस था, अभी देखिए बाबू पोटेशियम पोटेशियम, क्लोरीन देखिए जो इधर देखिएगा उधर भी लगले, देखिए पोटेशियम और कहूँ है नहीं, एक की जगह एगो पोटेशियम, इधर पोटेशियम, इधर में पोटेशियम नहीं, एक एगो पोटेशियम, ठीक है। क्लोरीन एगो, क्लोरीन एगो, है ना, तीर चिन्ह के इस साइड, तीर चिन्ह के इस साइड देखना, ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन 2 गो। कहानी ऑक्सीजन के साथ गड़बड़ाइल है। तब आप सोचो कि सर इधर भी ऑक्सीजन बराबर हो जाए, इधर भी बराबर हो जाए, क्या करें। तो सुनना, हमारा दिमाग कर रहा है कि इधर 2 गो है ना पहले से, इधर क्या है 3 गो, इधर 3 गो। तो ऐसा करते हैं कि इसके आगे 2 दे देते हैं और इसके आगे 3 देते हैं। देखना बाबू कभी भी गलती से यहां पर ही नहीं लिख सकते हो, कभी नहीं, यहां नहीं लिख सकते हो, ध्यान देना। जब भी लिखोगे साइड में लिखोगे। अब सर यहां लिखने से क्या होगा, हम आपको बताए थे, जब भी यहां रहेगा तो गुना हो जाएगा, गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 गो पहले से था, आई 2 गो और, तो 3 दूना का 6 गो, यानी अब ऑक्सीजन के हो गया इस साइड 6 गो। अच्छा उधर भी 6 गो करना होगा, तो इधर कितना से गुना कर दिए 3 से, आज जैसे 3 से गुना के 1 हो गया ऑक्सीजन 6 गो। सर ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन बराबर हो गया तो एक बार क्रॉस चेक कर लो बाबू कि बाकी काम बिगड़ा तो नहीं ना, बाकी काम बिगड़ा तो नहीं। जैसे 2 तो 2 तो इसके साथ भी तो गुना होगा, तीनों के साथ गुना होगा ना। तो यहाँ पोटेशियम पहले से के गो है, एगो है, कुछ नहीं तो एगो है, तो 2 गुना होगा तो के गो हो जाएगा, 2 गो पोटेशियम हो जाएगा, के गो हो जाएगा 2 गो। सर इधर तो 1 के गो है, कहानी गड़बड़ा गया, एगो के सही किए तो एगो बिगड़ गया। ऐसी होता है बाबू जीवन में, एक ब्याह हुआ होगा ना तो एगो के मनाइएगा तो दूसर का रुसेगा, दूसर का को मनाइएगा तीसर का रुसेगा, और आपको सबके मना करके चलना है। यही सिखाता है संतुलित करना, है ना। तो एगो के मनाए, दूसर का रुस गया, तो दूसरकों को खुश करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। आइए मनाते इसको भी 2 गो। अच्छा इससे भी पूछ लेते कहने इहो रूसल है कि ना, तो इहो कहेगा के गो, एगो पहले से था तो आगे में 2 लग गया तो गुना हो जाएगा, तो 2 गो क्लोरीन, इधर भी क्या है 2 गो, इधर एगो। तो ऐसा करते हैं बाबू, जैसे हम इधर 2 से गुना करेंगे तो देखिएगा इधर 2 गो पोटेशियम, इधर भी 2 गो पोटेशियम, इधर 2 गो क्लोरीन, इधर भी 2 गो क्लोरीन, इधर के गो 6 गो ऑक्सीजन, इधर भी 6 गो ऑक्सीजन। अब बाबू प्रॉपर सही है, अब देख लिए, अब हो गया ना। ठीक इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। उत्तर पहले चेक कर लीजिए कौन गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ा कौन रहा है, सबसे पहले उसको उसी से शुरुआतें करेंगे, जो गड़बड़ होगा उसी से शुरुआत करेंगे। देखिए है ना, उत्तर में पहला क्या लिखेंगे, इसका इसका संतुलित संतुलित समीकरण नीचे है, संतुलित समीकरण नीचे है, नीचे है। तो आइए जरा संतुलित करते हैं। देखिए पहले लिखेंगे Mg, थोड़ा सा जगह बना के रखेंगे, है ना। H क्योंकि आगे पता है हमको अंक लिखना पड़ता है, हमको कभी भी किसी भी टाइम लिखना पड़ता है, तो सब में जगह बना के रखेंगे, से हम इतना में काम बन जाएगा मेरा। HCl एरो मारेंगे, फिर क्या होगा, थोड़ा जगह बना के रखेंगे MgCl2, है ना, प्लस थोड़ा सा जगह बना के रखेंगे H2 और ये एरो बन रहा है। चलिए अब देखिए बाबू, Mg एगो, Mg एगो यानी मैग्नीशियम, यहाँ एगो, इस साइड आपको मैग्नीशियम नहीं दिख रहा है, एक एगो दिख रहा है, इधर भी एक एगो दिख रहा है। हाइड्रोजन के एगो एगो, हाइड्रोजन के एगो बाबू 2 गो,
हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। अच्छा और चेक करते हैं, हाइड्रोजन पे संदेह रहेगा। क्लोरीन एगो, क्लोरीन दूगो। सर क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों गड़बड़ाइल है, तो सबसे पहला काम कौची, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन केगो, दूगो। यहाँ केगो, एगो। तो सर दूगो बनाने के लिए आगे 2 से गुना कर दिया जाए, आगे 2 से गुना कर दिया जाए, ये लो 2 से गुना कर देंगे। जैसे 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन केगो, दूगो। हाइड्रोजन केगो, दूगो। अच्छा क्लोरीन केगो, दूगो। क्लोरीन केगो, दूगो। मैग्नीशियम केगो, एगो। मैग्नीशियम केगो, एगो। सर मतलब केवल एगो 2 से गुना कर दिए ना, तो सब कहानी ठंडा गया। सब कहानी ठंडा गया, मतलब एक के जगह खाली काम करना पड़ा और सब के सब मान गया। यहाँ पर क्या था, इस वाले में था कि एक जगह किए थे, यहाँ भी किए, है ना। फिर उसके बाद ए के मनाए तो दूगो और रुस गया, तो दोनों को मनाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या, एक के मनाया, सब के सब संतुलित हो गया। इसी तरीके से बाबू अगला देखिए, और देखिए अभी अभी और 4-5 गो हम बताएंगे, उसके बाद खाली आप लोग बनाते रहिएगा, है ना। फिर इसके बाद उत्तर में आइए, इसको संतुलित करते हैं। देखिए तो असंतुलित है, आप लोग चेक करिए संतुलित है कि नहीं, एक बार चेक करिए। लिखेंगे हम तो लिखते हैं, इसका संतुलित समीकरण नीचे है ना। इसका संतुलित समीकरण नीचे, एकदम राइटिंग बैठा करके लिखिएगा बाबू, नंबर राइटिंग पे भी मिलता है। संतुलित समीकरण नीचे है, ठीक है। इसका संतुलित समीकरण नीचे है। चलिए पहले तो लिख लेते हैं जो है, एल्यूमिनियम प्लस, थोड़ा सा जगह बना के लिखेंगे ताकि अंक लिखना पड़े, HSO4 एरो, थोड़ा सा जगह बना के रखेंगे, है ना। Al2SO4 होल 3। अच्छा नीचे देखो ना, नीचे 3 रहेगा तब भी गुना होगा, यहाँ साइड में लिखेंगे तब भी गुना होगा। ये बात हम आपको पिछले क्लास के अंदर समझाए बाबू प्रॉपर, है ना, आज भी समझा देंगे। अब प्लस थोड़ा सा जगह बना के रखिएगा, H2, है ना। लिखाएगा तो लिखाएगा, नहीं लिखाएगा तो थोड़ा सा दूरी दूरी पे साफ साफ रहेगा, है कि ना। चलिए आइए जरा हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या से गुना हो सकता है। चलिए देखिए, एल्यूमिनियम के एगो एगो, एल्यूमिनियम के एगो दूगो। यही एल्यूमिनियम कहानी गड़बड़ा गया सर, पहले एल्यूमिनियम को ही संतुष्ट कर दिया जाए। एल्यूमिनियम गड़बड़ाइल है ना, इसके अलावा और चेक करने के बाद हाइड्रोजन दूगो, हाइड्रोजन दूगो, हाइड्रोजन ठीक ठाक है। एस केगो, एस एगो, यहाँ एस एगो, लेकिन यहाँ एगो है, लेकिन गुरुजी यहाँ 3 गो है, तो गुना कर दीजिए, तो 1 गुने 3 यानी 3 गो, यानी सल्फर के गो 3 गो, और यहाँ के गो एगो, कहानी गड़बड़ है। ऑक्सीजन के गो 4 गो, यहाँ ऑक्सीजन 4 गो है, लेकिन बाहर 3 गो है, तो गुना करिए, चढ़ती है 12 गो ऑक्सीजन, यानी कहानी गड़बड़ है सर, कहानी गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो इसको सही किया जाए, कैसे सही करेंगे, तो सबसे पहला काम एल्युमिनियम को पहले बराबर किया, यहाँ एल्युमिनियम 2 गो, यहाँ एगो, यहाँ 2 गो है, यहाँ एगो है, तो क्या किया जाए, इधर 2 से गुना कर दिया, एल्युमिनियम 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो। हाँ SO4 देखिए, सल्फर यहाँ के एगो 3 गो, यहाँ सल्फर एगो, तो 3 गो लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। आप ही सोचो बाबू, एल्युमिनियम यहाँ 2 गो था, 2 से गुना कर दिया, एल्युमिनियम 2 गो हो गया, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कहना कि सर सल्फर यहाँ के गो, यहाँ कुछ ना था, 1 गुना कर रहे थे 3, यानी सल्फर के गो 3 गो। तो सर यहाँ अगर 3 गो लाना है तो यहाँ तो 3 तो लिख नहीं सकते, या ऐसे ब्रैकेट बना के लिख नहीं सकते, ये तो नियम के उल्लंघन हो जाएगा। तो लिखना कैसे होगा, तो बस उसके बगल में जो जगह छोड़ा है वहीं पे लिखेंगे, और वहीं पे लिखेंगे तो गुना होगा, तो जैसे 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखना ऑक्सीजन भी बराबर हो जाएगा, चढ़ती है 12, ऑक्सीजन के गो होगा, ऑक्सीजन देखो चढ़ती है 12, इधर भी चढ़ती है 12, ऑक्सीजन भेटा गया। लेकिन हाइड्रोजन से पूछे तो हाइड्रोजन के गो, 3 दूना का 6 गो, हाइड्रोजन के गो, हाइड्रोजन के गो 6 गो, इधर देखिएगा इधर 2 गो है, तो क्या करें, इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 दूना का 6 गो, तो जैसे 6 से गुना किए क्या हो गया, है ना, बराबर हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब एक बार फिर से एक बार क्रॉस चेक करेंगे हम लोग, एक बार क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। एल्युमिनियम 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो, हाइड्रोजन 6 गो, सल्फर 3 गो, सल्फर 3 गो, ऑक्सीजन 12 गो, ऑक्सीजन 12 गो, ये स्तर एकदम संतुलित है। इसी तरीके से आ जाइए यहाँ पे, जरा प्रैक्टिस करिए, समझिए आप लोग, जब तक नहीं समझिएगा तब तक हम समझाते रहेंगे, है कि नहीं, कब तक नहीं समझिएगा बाबू। देखिए इसका संतुलित समीकरण नीचे है, इसका संतुलित समीकरण नीचे आता है एग्जाम में सवाल, है ना, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। समीकरण नीचे है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है ना। जैसे देखिए H2, है ना, प्लस, देखिए थोड़ा सा गैप रखेंगे क्योंकि हमको अंक भरना भी पड़ जाता है ना, यहाँ पर गैप रख दिए, एरो बनाएंगे, है ना, थोड़ा सा गैप लेकर के HCl। अब देखिए बाबू, अब चेक करिए, चेक करिए आप लोग जरा, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन सर एगो है, कहानी गड़बड़, क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन एगो। तो ऐसा करते हैं, पहले हाइड्रोजन को बराबर करते हैं, पहले एक को बराबर करो, दूसर का अपने आप रूसेगा, हमको पता है, या हो सकता है कि एगो के बराबर करिएगा तो दूसर को खुश हो जाएगा, ऐसा भी तो होता है ना, जैसे हुआ ना अभी कि एक के बराबर किया ऑटोमेटिक सब खुश हो गया।
कभी कभी क्या है, एक खुश करिएगा दूसर का बिगड़ जाएगा, ओकरो खुश करना पड़ेगा, है कि ना। चलिए, तो यहाँ हाइड्रोजन दूगो, यहाँ एगो, तो इसको दूगो बनाने के लिए क्या करना होगा, आगे 2 से गुना करना होगा, आगे 2 से गुना कर दिया। लेकिन यहाँ क्लोरीन के एगो दूगो, ये भी क्या हो जाएगा, दूगो। यानी सर एक के हाइड्रोजन के खाली खुश किए तो क्लोरीन भी अपने आप खुश हो गया, है ना, केवल कितना से गुना कर दिए, 2 से। बात कहानी क्लियर है, बात कहानी क्लियर है। चलिए जरा इधर भी आ जाइए, और भी है, और भी है, जरा देखिए, और भी है, जरा यहाँ आइए, है ना, इसका संतुलित समीकरण नीचे आप चेक करिए कौन असंतुलित है। आपको साफ साफ दिख रहा है, फेरस जो है, फेरस यानी कि आयरन, जिसको आयरन कहते हैं, लोहा कहते हैं, Fe फेरस इसको कहते हैं। फेरस यहाँ एगो है, यहाँ के गो है, 3 गो। ये सब नाम याद करिए बाबू, अगर आपको नाम अगर पहला बार सुन रहे तो फिर कहानी गड़बड़ है। ये सब 9वीं में पढ़ना था, है ना, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, सब आपको याद रहना चाहिए, कम से कम इतना तो काम कर सकते हो। उत्तर लिखेंगे बाबू, उत्तर क्या होगा हमारा यहाँ पे, इसका संतुलित समीकरण नीचे है, इसका संतुलित समीकरण नीचे है, संतुलित समीकरण नीचे है। आप लोग पूरा लिखिएगा, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी, आपके पास फेयर कॉपी है कि नहीं। जैसे देखिए अब जगह ले लेके लिखेंगे Fe, देखो रुको रुको, Fe के साइड भी जगह होना चाहिए क्योंकि Fe के आगे भी लिखना पड़ेगा हमको। Fe प्लस थोड़ा H2O के आगे जगह रख ले रहना, बस अंक लिखने पर जगह होना चाहिए, इतना रखना एरो। फिर इसके आगे भी जगह हो, Fe3O4 प्लस H2 के आगे भी जगह होना चाहिए ताकि हमको बैलेंस करना पड़े। चलिए आइए जरा बैलेंस करते हैं। Fe कितना है, यहाँ एगो, यहाँ 3 गो, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, Fe को बराबर कर देते हैं। Fe यहाँ के गो है, एगो है, यहाँ के गो है, 3 गो, यहाँ एगो, यहाँ 3 गो, तो सर इधर 3 गो बनाना पड़ेगा, तो इधर 3 गो बनाने के लिए क्या करें, आगे में बस 3 से लिख देते हैं, तो Fe क्या हो गया, 3 गो, Fe 3 गो। अच्छा आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन में तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन एगो, ऑक्सीजन 4 गो, सर ऑक्सीजन एगो है, 4 गो है, तो किधर गुना कर दे, इधर 4 से गुना कर देते हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो। लेकिन अब देखिएगा जैसे 4 से गुना के हाइड्रोजन के गो हो गया, 8 गो, उधर क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 गो, तो ऐसा क्या करें, इधर भी 4 से गुना कर देते, 4 से 8 गो हो जाएगा, हो गया कि नहीं। अब चेक करो, Fe 3 गो, Fe 3 गो, 8 गो हाइड्रोजन, 8 गो हाइड्रोजन, 4 गो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन, ये प्रॉपर हमारा संतुलित हो गया। ठीक उसी तरीके से इसको भी देखेंगे, है ना, लिखेंगे इसका संतुलित समीकरण नीचे है, संतुलित समीकरण, समीकरण नीचे है, नीचे है। अभी आज आपको कुछ याद करने के लिए भी दिया जाएगा, है ना, कुछ आप लोग को याद करने के लिए भी दिया जाएगा, अब कुछ आपको भी मेहनत करना है, कुछ हमको भी मेहनत करना है। लेकिन जैसे देखिए पहले कुछ गैप लेकर के लिखेंगे, है ना, क्योंकि आगे अंक लिखना पड़ता है हम लोगों को, है ना, जैसा रहेगा उस तरीके से अंक लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा जगह ले करके, है ना, जैसे इसके आगे भी जगह ले करके रखेंगे। OH होल्ड 2 रिएक्शन किया, क्या बनाया, 2 2 सही लिखा है जी, 2, एक बार रुक जाओ, एक बार चेक करने दो क्या ये सही लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है, रुक जाओ, ये सवाल में हमको गड़बड़ लग रहा है, रुक जाओ, ये कहानी, ये कहानी, अब सही है, अब सही है, अब करो, हम संतुलित वाला ही लिख दिए थे, है ना, अब सही है। अब देखोगे Al, थोड़ा सा जगह रखेंगे आगे में, आगे में थोड़ा सा जगह रखेंगे, AlOH होल 3 अब प्लस बाबू, है ना, CaCl2, है ना, प्लस है क्योंकि आगे जगह रखे, उधर जगह नहीं है हमारे पास। चलिए अब इसमें देखिए, एल्युमिनियम यहाँ के गो, एल्युमिनियम यहाँ एगो, कोई दिक्कत तो है नहीं, एल्युमिनियम से कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन यहाँ 3 गो, क्लोरीन यहाँ 2 गो, सर क्लोरीन से दिक्कत है, तो क्लोरीन को बराबर करना होगा, क्लोरीन यहाँ 3 गो, क्लोरीन यहाँ 2 गो, तो क्लोरीन को बराबर किया जाए, क्लोरीन को बराबर करना होगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि सर कितना से गुना करें, तो सुनो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ क्लोरीन के गो, यहाँ क्लोरीन के गो 3 गो, वहां क्लोरीन के गो 2 गो, तब बराबर कितना पे होगा आपको सोचने में होगा, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, यानी 6 पे बराबर होगा, यानी इसको 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, आगे में 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा ना, इसको 6 बनाने के लिए आगे में 3 से गुना करना होगा, हो गया ना, हो गया ना। ये सब चीज आपको सिखाएंगे बाबू, हर एक बुद्धि सिखाएंगे, हम जो जानते हैं ना सब आपको बताएंगे, है ना, कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करिए, है कि नहीं। चलिए यहाँ टू, अच्छा एल्युमिनियम के गो हो गया, 2 गो हो गया ना, क्लोरीन 3 गो हो गया था, लेकिन अब क्लोरीन 6 गो बनाने के चक्कर में एल्युमिनियम 2 गो हो गया, तो एल्युमिनियम 2 गो हो गया, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 गो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जब यहाँ 2 गो है तो यहाँ भी 2 से गुना हो गया। लेकिन देखिए अब क्या होगा, जैसे यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ के गो था 3 गो, अब पहले से 2 गो, तो 3 दूना का 6 गो, ऑक्सीजन 6 गो, यहाँ 6 गो नहीं है,
तो यहाँ के गो है, दुइये गो है, दुइये गो है। और 6 गो बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 से आगे गुना करना होगा, 3 से आगे गुना करना होगा। देखो ना यहाँ पर से, यहाँ 2 गो है ना, नीचे 2 है यानी 1, तो के गो हो गया, 2 गो हो गया। और 2 गो तो 6 गो लाना है ना, क्योंकि देखिए यहाँ ऑलरेडी 3 गो और 2 है आगे, तो 3 दूना का 6 गो। ऑक्सीजन यहाँ के गो, यहाँ 3 है, यहाँ 1 गो ऑक्सीजन है, लेकिन ये गुना कर देगा तो 3 गो हो जाएगा, और फिर 2 से गुना करेंगे तो 6 गो, यानी टोटल इस साइड ऑक्सीजन के गो 6 गो। इस साइड देखेंगे तो यहाँ 2 गो, तो यानी 6 बनाने के लिए इधर 3 से गुना करना होगा, 3 से जैसे गुना किया तो कैल्शियम के गो हो गया 3 गो, कैल्शियम के गो 3 गो, तो कैल्शियम ऑलरेडी 3 गो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखिए ऑक्सीजन के गो 6 गो, ऑक्सीजन के गो 6 गो, सर इसी को तो सोच करके संतुलित किए थे। अच्छा हाइड्रोजन 3 अदू 6 गो, हाइड्रोजन भी 3 अदू 6 गो। अब एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए, एल्युमिनियम 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो, क्लोरीन 6 गो, क्लोरीन 6 गो, है ना। कैल्शियम 3 गो, कैल्शियम 3 गो, ऑक्सीजन के गो 2 और 3 दूना का 6 गो, ऑक्सीजन 3 और दूना का 6 गो, है ना। हाइड्रोजन 2 और 3 दूना का 6 गो, यानी कि हाइड्रोजन 3 और दूना का 6 गो, हाइड्रोजन 6 गो। क्लियर है, बस इसी तरीके से बाबू आगे बढ़िए, आगे निकालिए। देखिए इस तरह के, है ना, इस तरह से आप लोग ट्राई कर सकते हैं ना, आप लोग ट्राई कर सकते हैं ना। इसका संतुलित समीकरण नीचे है, उत्तर में क्या लिखेंगे, इसका संतुलित समीकरण नीचे है, इसका संतुलित समीकरण नीचे है, संतुलित समीकरण नीचे। आशा कर रहा हूं बाबू कि आप लोग को प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं। संतुलित समीकरण नीचे है। देखिए जब तक ना समझ में आए तब तक देखते रहिए, है ना, क्योंकि बाबू मैं हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करूंगा। देखो फिर से वही काम करेंगे, SO2 प्लस, थोड़ा सा जगह लेकर के रखिएगा ताकि गुना करना पड़ता है हम लोगों को, है ना, SO3। चलिए अब देखना पड़ेगा बाबू, गुना करना पड़ेगा बाबू। अब सल्फर के एगो एगो, सल्फर एगो, सल्फर तो सर बैलेंस है। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पर से देखना, अब यहाँ पर से ऑक्सीजन के गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, तो टोटल के गो, टोटल के गो 4 गो। देखो बाबू कैसे होता है ना, देख लो, सीख लो, सीख लो, सीख लो। यहाँ 2 गो ऑक्सीजन और यहाँ 2 गो ऑक्सीजन, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। टोटल के गो, टोटल के गो, इधर 2 गो, इधर 2 गो, तो टोटल के गो 4 गो ऑक्सीजन। अच्छा इधर में 3 गो, सर इस साइड टोटल 4 गो, इस साइड सर टोटल 3 गो, तो कहानी तो गड़बड़ है। तो बराबर करना पड़ेगा, तो कैसे बराबर करें आप ही सोचो तो। सर इधर टोटल 4 गो बोल रहे हैं, इधर ऑक्सीजन 3 गो बोल रहे हैं, तो हमको लग रहा है ना, हमको लग रहा है ना कि आप ऐसा करिए, है ना, आप ऐसा करिए कि 12 पे तो बराबर होगा, यानी ऑक्सीजन 12 बनाना है, ऑक्सीजन के गो 12 गो बनाना है। लेकिन देखना बाबू ऐसा होगा कि 12 गो बनाना होगा, तो इधर तो 4 से गुना कर दीजिएगा, इधर तो 4 से गुना कर दीजिएगा, तो चढ़ती 12 गो ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन सल्फर भी के गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, सल्फर भी के गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, सल्फर भी के गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। तो इतना सल्फर है, तो इधर तो पक्की बात है, इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं, 4 से इधर भी गुना करना पड़ेगा कि नहीं। आप देखो, आप देखो क्या कोई दिक्कत है, या फिर बाबू ऐसा कर सकते हैं कि 4 से सर ना करके, 4 से ना करके ऐसा करिए, यहाँ 3 गो ना ऑक्सीजन, ऐसा करिए ना कि यहाँ पर आप 2 से गुना करिए, तो क्या हो जाएगा 6 गो, इधर क्या हो जाएगा, इधर भी 2 से गुना करिए, क्योंकि सल्फर भी 2 गो है और ऑक्सीजन के गो 6 गो, है ना, और सल्फर के गो 2 गो, इधर देखिएगा तो सल्फर के गो 2 गो, यहाँ से के गो 4 गो, इधर 2 गो, तो टोटल के गो 6 गो, है कि नहीं। तो यहाँ पर से बाबू क्लियर हो गया, सर केवल 2 से गुना कर दिए ना दोनों साइड, दोनों साइड, है ना, इधर भी 2 से, तो इधर ऑक्सीजन टोटल के गो 6 गो, इधर भी ऑक्सीजन के गो टोटल 6 गो, सल्फर 2 गो, सल्फर 2 गो, है कि ना, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा आप लोग भी सोचिएगा बाबू, जब तक ना सोचिएगा दिमाग नहीं काम करेगा, जब तक ना सोचिएगा तब तक दिमाग नहीं काम करेगा। आइए जरा इसको देखते हैं। तो ये ऑलरेडी बाबू ये ऑलरेडी देखिएगा, ये वाला, तो ये वाला ऑलरेडी आप लोग को नजर आ रहा होगा, सर नीचे वाला तो संतुलित है ना, नीचे वाला ऑलरेडी संतुलित लग रहा है। इसका संतुलित समीकरण, इसका संतुलित समीकरण, समीकरण नीचे है, नीचे है। देखिए कैल्शियम एगो, कैल्शियम एगो, ऑक्सीजन एगो इधर, एगो इधर, 2 गो, ऑक्सीजन के गो 2 गो, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 गो, ठीक है, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन भी 2 गो, ऑलरेडी ठीक ठाक है। यानी सर ये तो ऑलरेडी अपने आप में क्या है, संतुलित है, ये अपने आप में क्या है, संतुलित है, ऑलरेडी ये क्या है, संतुलित है। तो वैसे का वैसा ही लिख देंगे, संतुलित है तो, है ना। चलिए अब इसको देखेंगे जरा, इसका संतुलित समीकरण, इसका संतुलित समीकरण नीचे है,
समीकरण नीचे है। निकाला जा सकता है ना, सॉल्व किया जा सकता है ना बाबू, बड़े आराम से किया जा सकता है ना। आप लोग देखिए यहाँ पर से कैसे लिखा जाए, पहले तो जगह लेकर के लिखेंगे है ना, थोड़ा थोड़ा जगह रखेंगे ताकि हमको अंक लिखने के लिए प्रॉपर जगह हो, है ना। NO3 होल 2 प्लस AG। चलिए आइए जरा इसको संतुलित करते हैं बाबू। देखिए बाबू, कॉपर एगो ठीक है, एजी एगो, NO3 के एगो एगो यहाँ NO3 दूगो, या ऐसे भी कर सकते हैं कि नाइट्रोजन एगो और नाइट्रोजन दूगो, ऑक्सीजन दू तीन गो, ऑक्सीजन 6 गो। तो ऐसा करते हैं सर कि बस यहाँ पे नाइट्रोजन दूगो है ना, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो नाइट्रोजन दूगो हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 गो हो जाएगा, नाइट्रोजन दूगो ऑक्सीजन 6 गो। इतना तो बात क्लियर है गुरुजी, है ना। हाँ लेकिन एजी बिगड़ गया, एजी के गो दूगो, यहाँ एजी एगो है तो इसीलिए इसके आगे भी 2 से गुना करना होगा एजी। अब एक बार क्रॉस चेक करिए, कॉपर एगो, एजी दूगो, है ना, नाइट्रोजन दूगो, ऑक्सीजन 6 गो, ऑक्सीजन 6 गो। ये प्रॉपर हमारा मैच कर गया। इसी तरीके से बाबू फिर से नीचे वाले को ट्राई करेंगे, है ना, फिर नीचे वाले को ट्राई करेंगे, है ना। इसका संतुलित समीकरण नीचे है, इसका संतुलित समीकरण नीचे है, संतुलित समीकरण नीचे है, नीचे है। मेरे ख्याल से बाबू अब आप लोग धीरे धीरे, हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी सोच पा रहे होंगे। प्रयास करिए बाबू, प्रयास करिए, आप लोग भी देखिए तो इतना देर में तो आप लोग बना देंगे, जितना देर हम रुक रहे हैं ना उतना देर में आप लोग निपटा दीजिएगा, प्रयास करिएगा तो, है कि ना, है ना। कहते ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो बस वही बात है, प्रयास करिएगा जरूर होगा। और सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लोग लिखिएगा NaBr, है ना, प्लस थोड़ा सा जगह बना के रखेंगे, है कि ना, है ना, रिएक्शन होगा, थोड़ा सा जगह बना के रखिए एन। रुक जाओ, लगता है कि बैलेंस वाला हम लिख दिए हैं का, ऐसा हमको लग रहा है ना कि हम बैलेंस वाला लिख दिए हैं। रुक जाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, अब देखो, ये हमको लग रहा था कि बैलेंस वाला लिख दिए, है ना, जगह बना के लिखेंगे, है ना, NaCl प्लस Br। अब देखो, अब चेक करो, अभी अनबैलेंस होगा, अभी क्या होगा, ये अनबैलेंस होगा। देखो सोडियम के एगो, सोडियम एगो, ब्रोमीन के एगो, ब्रोमीन एगो, क्लोरीन दूगो, लेकिन क्लोरीन यहाँ क्या है, एगो है, अनबैलेंस हो गया। तो क्लोरीन गड़बड़ाइल है, बाकी सब तो संतुलित है, तो क्लोरीन को पहले सुधारा जाए। यहाँ दूगो है, यहाँ एगो है, तो दूगो, इसको तो दूगो नहीं बना सकता, इसको दूगो बनाया जा सकता है, बस आगे में 2 से गुना कर दीजिए। जैसे 2 से गुना करिएगा क्लोरीन तो बराबर हो जाएगा दूगो और दूगो, लेकिन सोडियम बिगड़ जाएगा, सोडियम क्या हो जाएगा, दूगो। तो सोडियम दूगो होगा तो इधर भी दूगो करना पड़ेगा, तो इधर 2 करने के लिए इधर आगे में 2। देखिए सोडियम बराबर करिएगा तब ब्रोमीन बिगड़ जाएगा, ब्रोमीन भी दूगो कहेगा, है ना, तो ब्रोमीन को भी देना पड़ेगा दूगो। अब जाकर के ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, है ना। इसी तरीके से बाबू आगे देखिए, इसी तरीके से रुक जाइए, एक बार हम चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। हाँ ठीक है, ये भी संतुलित वाला है, PB4 ठीक है। हाँ ये भी असंतुलित वाला है, ये भी आपका असंतुलित, आप चेक कर सकते हैं, है ना। आइए हम डायरेक्टली लिख दें, अब डायरेक्टली लिखे, इसका संतुलित समीकरण नीचे है ना, इसका संतुलित समीकरण नीचे है, संतुलित समीकरण नीचे। आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, समीकरण ऐसे करके नीचे है ना। उत्तर में चल रहा है बाबू, उत्तर लिख रहे हैं, क्या होगा, तो KI प्लस थोड़ा सा जगह लेकर के रखिएगा, है कि ना, KCl प्लस थोड़ा सा जगह ले लेंगे I2। अब देखेंगे बाबू, है ना, कि कहाँ होगा। देखिए पोटेशियम एगो, आयोडीन दूगो, कहानी गड़बड़ा गया, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं, आयोडीन दूगो, इधर भी आयोडीन दूगो, लेकिन पोटेशियम के हो गया, दूगो हो गया, तो पोटेशियम को भी दूगो करिए, पोटेशियम भी दूगो हो गया। क्लोरीन के दूगो, क्लोरीन भी दूगो हो गया ऑलरेडी, देख लो, पोटेशियम दूगो, आयोडीन दूगो, क्लोरीन दूगो, है कि ना। चलिए इसी तरीके से बाबू आइए नीचे वाला को करते हैं, है ना, नीचे वाले को करते हैं। इसका संतुलित समीकरण नीचे है। आइए जरा देखते हैं, ZN प्लस, थोड़ा सा जगह ले लेंगे क्योंकि अंक लिखना पड़ जाता है हम लोगों को, तो फिर गिजमिजाना नहीं चाहिए, प्रॉपर जगह लेकर के बनाइए, गिजमिजाना नहीं चाहिए, है कि नहीं। रिएक्शन होगा, है ना, ZN3, आइए ब्रैकेट के अंदर है PO4, आई नीचे में 2 है, थोड़ा सा जगह रखेंगे, H2 गैस निकल रहा है। चलिए आगे अब देखते हैं, इधर संतुलित करते हैं। जिंक के एगो, यहाँ के है 3 गो, तो पहले जिंक को बराबर कर दे, यहाँ 3 गो है, यहाँ एगो है, तो इधर 3 से गुना कर देते, जिंक 3 गो हो गया। सर इधर भी जिंक 3 गो, उधर भी जिंक 3 गो हो गया ना, 3 से गुना कर दिया। अच्छा आगे चलते हैं, जिंक के बाद क्या आता है, जिंक के बाद देखिए हाइड्रोजन के है 3 गो, यहाँ हाइड्रोजन के है 2 गो। अच्छा हाइड्रोजन से पहले देखो फास्फोरस को देखो तो जरा, फास्फोरस को देखो तो 2 गो, फास्फोरस के पी मतलब फास्फोरस,
पी के गो है दू गो और यहाँ के एगो, तो ऐसा हमको मन कर रहा है कि यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, है ना। जैसे फास्फोरस 2 गो कर दिए, इधर भी फास्फोरस 2 गो। ऑक्सीजन के गो हो गया बाबू, ऑक्सीजन यहाँ 4 गो, यानी कि 4 दूना का 8 गो, ऑक्सीजन 4 गो है ना, इधर नीचे में 2 है तो गुना हो जाएगा तो 8 गो, इधर भी देखिए 4 गो ऑक्सीजन है, 2 गो से गुना हो जाएगा। हाइड्रोजन के गो हो गया, अब देखो अब हाइड्रोजन के गो 6 गो, तो इधर 3 से गुना कर दीजिए तो 3 दूना का 6 गो। अब देखिए क्या बराबर हो गया, अब देखिए बिना गुना किए हुए, है ना, चेक कर लीजिए आप लोग, है ना। फिर उसके बाद अब ये आपका HW, इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग HW यानी कि जब भी हम अगली क्लास लेंगे उसमें हम इसको बता देंगे, है ना, उसको हम लोग इसमें बता देंगे, है ना। वह आप फिर बताने की भी जरूरत ना पड़ेगा, आप लोग खुद चेक भी कर सकते हैं ना। अब इतना तो करवा दिए तो मेरे ख्याल से इस सवाल का तो उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर आप लोग इतना दूर तक आ गए हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट में इस सवाल का उत्तर जरूर दीजिएगा, है ना, पूरा लिख करके, है ना, लिख करके दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये सवाल बड़ा भीविया है बाबू, इस सवाल को बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा, है ना, रफ पेज पे ले जाएंगे, सुनिएगा, रफ पेज पे ले जाएंगे। एक समीकरण है ना, क्या है, NH, देखो सुनो, अमोनिया बनाना है। सुनो बाबू, हम पहला क्या टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ना है रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। मतलब जैसे रासायनिक समीकरण है, कोई भी एक रासायनिक समीकरण ले लेते हैं, जैसे N है ना, N2 प्लस H2 और ये बनता है बाबू NH3, ठीक है। थोड़ा सा पहले इसको संतुलित कर लिया जाए। संतुलित करने के लिए बाबू देखिएगा तो इधर 2 गो नाइट्रोजन हो जाएगा, है ना, क्योंकि N एगो था, यहाँ 2 गो था, तो इधर 2 से गुना कर दिए। जैसे 2 से गुना के नाइट्रोजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, बिगड़ गया, तो इधर हाइड्रोजन को 3 से गुना करना होगा, है ना। अब बोलिए, तो ये तो संतुलित हो गया। अब संतुलित हो गया, इसी का नाम है बाबू अमोनिया, है ना। NH3 के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, अमोनिया के नाम से, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होगा, NH3 अमोनिया, ठीक है, अमोनिया कहते हैं इसको। अब सुनिए बाबू, सबसे पहली बात, अब ये रासायनिक क्या है, समीकरण है। ये क्या समीकरण है, अभिक्रिया तो आप लोगों को पता है, अभिक्रिया क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया को जो दिखाते हैं कॉपी कलम पे, दिखाने का काम करते हैं, वो जो दिखाते हैं जिस चीज से, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं, हमने बताया था, है ना, बता चुका ऑलरेडी। अब सुनो कि इस समीकरण से हमको क्या क्या मिलता है, इस समीकरण से क्या क्या फायदे हैं, इस समीकरण से क्या क्या फायदे, यानी रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं तो क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या विशेषता है, क्या लाभ है। अक्सर एग्जाम में आता है कि रासायनिक समीकरण के क्या फायदे हैं, या क्या लाभ है, या क्या विशेषता है। सेम बात है, सेम बात है बाबू, एकदम प्रॉपर सुनिएगा। सबसे पहला बात बाबू, आप मुझे बताओ, क्या अभिकारक और प्रतिफल को संकेत में जानकारी मिल रहा है कि नहीं। जैसे N2 का मतलब क्या, आप लोग समझ रहे, नाइट्रोजन, कितना लंबा लाइन है, नाइट्रोजन, लेकिन आप N लिख दे रहे, एक के शब्द में पूरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, जाके सब एक वो लाइन में हो जा रहा है। तो पहला हम बोल सकते हैं अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी मिलती है। समीकरण में सबसे पहला बात क्या दिख रहा है कि सर N2 है मतलब कि नाइट्रोजन होगा, सर H2 है मतलब कि हाइड्रोजन होगा, सर NH3 आ रहा है, पक्की बात है अमोनिया होगा। तो यानी कहने का मतलब यही है कि अभिकारक एवं प्रतिफल से संकेत या सूत्र की जानकारी मिलती है। अब सुनो दूसरा बात सुनना बाबू, कि इससे सबसे पहला कितने अणु हैं, कितने अणु हैं। अणु देखो इसके आगे जो लिखा हुआ है, कुछ ना है तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है। यहाँ ऑलरेडी 3 गो है, यहाँ एगो है और यहाँ के गो 2 गो है। तो अगर हम बोलेंगे कि अणु के गो, तो आप सीधा बोलना के गो अणु है, एगो अणु है। यहाँ के गो अणु है, 3 गो अणु है। यहाँ के गो अणु है, 2 गो अणु है, 2 गो अणु है। अगर मैं बोलूंगा आयतन के गो है, एगो आयतन है, एक आयतन, के गो आयतन है, 3 आयतन, यानी आयतन की भी जानकारी मिलती है। सबसे पहला बाबू, अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेतों या सूत्रों की जानकारी मिलती है, सबसे पहला विशेषता। दूसरा विशेषता, अभिकारक एवं प्रतिफलों के अणुओं की जानकारी मिलती है कि कितने अणु इसमें भाग ले रहे हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का 1 अणु भाग लिया, हाइड्रोजन का 3 अणु भाग लिया, और जो बना अमोनिया वो 2 गो अणु बना। अब दूसरा बात मैंने दूसरा बात बताया आपको कि अभिकारक एवं प्रतिफल के आयतनों, किसका बाबू, आयतनों का जानकारी मिलता है। यहाँ के गो 2 आयतन है ना, 2 गो आयतन है कि नहीं आयतन। फिर उसके बाद बाबू मैं बोलूंगा यहाँ पे कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों के
अनुपात की जानकारी मिलती है। के गो मोल, 1 मोल, यहाँ के गो मोल, 3 गो मोल, यहाँ के मोल, 2 मोल, जो आगे रहेगा उसी को लिखना है ना, मोल। फिर से मैं बोला, पहला बात मैं बोल रहा हूं अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत या सूत्रों की जानकारी मिलती है। सबसे पहला बात बाबू संकेत। दूसरा बात मैंने बोला कि अभिकारक एवं प्रतिफल के अणुओं की जानकारी मिलती है। तीसरा बात मैंने बोला अभिकारक एवं प्रतिफलों के आयतनों की जानकारी मिलती है। चौथा बात मैंने बोला है ना कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी मिलती है। और पांचवा बात मैं बोलने जा रहा हूं अभिकारक एवं आयतनों के द्रव्यमान की जानकारी मिलती है। किसकी बाबू? द्रव्यमान की जानकारी मिलती है। अच्छा, द्रव्यमान कैसे गुरुजी? अब द्रव्यमान को सुनना होगा, थोड़ा सा द्रव्यमान को सुनना होगा, है ना। द्रव्यमान क्या बाबू? द्रव्यमान की जानकारी मिलती है। तो द्रव्यमान वो नहीं होगा, द्रव्यमान एक नहीं लिखाएगा, एक नहीं लिखा है। कितना लिखाएगा द्रव्यमान? तो यहाँ के गो है, यहाँ के गो है नाइट्रोजन, 2 गो नाइट्रोजन, के गो यहाँ के गो है, 2 गो परमाणु, परमाणु के गो है, 2 गो अणु, एगो है अणु, ये सामने वाला है, लेकिन मैं बोल रहा हूं परमाणु। मैं क्या बोल रहा हूं? परमाणु। तो परमाणु के गो, 2 गो, यहाँ परमाणु के गो, तो यहाँ के गो 2 गो परमाणु, लेकिन बाबू 3 गो अणु, 2 गो परमाणु लेकिन 3 गो अणु, 2 गो परमाणु लेकिन 3 गो अणु, तो टोटल के गो 6 गो परमाणु, टोटल के गो 6 गो परमाणु। फिर से यहाँ के गो था 2 गो परमाणु लेकिन आगे एगो है कि नहीं, है कि नहीं? तो 2 गो है, तो मुझे बताओ सबसे पहले 2 गो है, तो 2 गुने नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है आप मुझे बताओ। नाइट्रोजन का याद होगा आप लोगों को, मैं बता दूं नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, एगो का 7 दूना का 14, 7 उसका संख्या होता है, उसका दुगना कर दो 14। के गो है परमाणु? 2 गो, तो 14 दूना का 28। के गो अणु है? अणु के गो है? एगो है, तो अणु से गुना कर दीजिए, अणु से गुना कर दे, तो के गो का 28 ग्राम। तो ये द्रव्यमान निकला। अच्छा, इधर आ जाइए H2 का द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान पूरा लिखिएगा। के गो बाबू? हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो। इसका द्रव्यमान कितना होता है? एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम। और इसका अणु के गो है? 3 गो है, तो आप पूरा कैलकुलेट करिएगा, तो 2 और 3 दूना का 6 ग्राम, 6 ग्राम। इसके बाद देखिएगा बाबू यहाँ अमोनिया का कितना आता है, अमोनिया का, तो देखिए यहाँ पर से तो 2 गो होगा, के गो अणु होगा? 2 गो है ना। पहले बताओ, नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन के गो है? एगो, तो नाइट्रोजन एगो है, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 प्लस, क्योंकि संयुक्त रूप से है, क्या है? सूत्र है। के गो हाइड्रोजन? 3 गो, है ना। इस अमोनिया में एगो नाइट्रोजन, इसीलिए 14, नाइट्रोजन एगो 14, हाइड्रोजन के गो 3 गो, इसीलिए 1। ओवरऑल के गो अणु है बाबू? 2 गो है अमोनिया का, इसीलिए 2 से गुना, तो 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17, और 17 गुने 2 34 ग्राम हो जाएगा क्या? अमोनिया का द्रव्यमान। 34 ग्राम क्या हो जाएगा? अमोनिया का द्रव्यमान। तो ये कितने? 5 गो। सबसे पहला बाबू है ना अभिकारक एवं प्रतिफलों के, मेरे साथ बोलिए, अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्र, अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी मिलती है। दूसरा बात, अभिकारक एवं प्रतिफलों के अणुओं के जानकारी मिलती है, अभिकारक एवं प्रतिफलों के अणुओं की जानकारी मिलती है। तीसरा बात, अभिकारक एवं प्रतिफलों के आयतनों की जानकारी मिलती है। फिर से, अभिकारक एवं प्रतिफलों के आयतनों की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, अभिकारक एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी मिलती है, अभिकारक एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी मिलती है। और अगला और अंतिम पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान की जानकारी मिलती है ना। अब इसी पॉइंट को मैंने पीपीटी में लिखा रखा है। सबसे पहले हम लोग, ये सवाल आता है एग्जाम में, बड़ा वीवीआई है ना, ये सवाल वीवीआई है बाबू। कहता है कि रासायनिक समीकरण की क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, या क्या क्या विशेषताएं है ना, रासायनिक समीकरण की क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो पहला सूचना क्या होगा, हम पहले लिखेंगे, रासायनिक समीकरण से निम्न सूचनाएं प्राप्त होती है। कितनी बाबू? निम्न सूचनाएं प्राप्त होती है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला बात बोलना, देखो यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन आप लोग जैसे याद किए तो कोई भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इसमें एकदम स्वतंत्र है बाबू, हम जैसे याद कराए उसे। तो सबसे पहला मैंने बताया, अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी मिलती है या प्राप्त होती है।
है ना। फिर दूसरा मैंने बताया कि है ना कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के अणुओं की जानकारी मिलती है। फिर मैंने बताया है ना अभिकारकों एवं प्रतिफलों के आयतन की जानकारी प्राप्त होती है। फिर मैंने बताया अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी मिलती है। फिर मैंने बताया अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। इसी को बाबू यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया गया है, अणु, आयतन, मोल और ये द्रव्यमान है कि ना, सब में लिखा हुआ है हाइड्रोजन का। ये थोड़ा सा जगह बना के, जैसे हम लोग पीपीटी में लिखे ना जगह बना बना के, हाइड्रोजन के नीचे एकदम हाइड्रोजन लाइन बाय लाइन, एकदम लाइन बाय लाइन इधर भी और लाइन बाय लाइन इधर भी, एकदम ऐसे लिखना है ना, है ना। ये थोड़ा सा इसको निकालने के लिए देख लेना, ये द्रव्यमान वाला ऐसे लिखना, द्रव्यमान वाला हम निकाल के दिखाना ऐसे। यहाँ द्रव्यमान वाला केवल 28 ग्राम, 6 ग्राम, 34 ग्राम लिखा, लेकिन आया कैसे, आया कैसे, तो यहाँ पर हम आपको बता दिए। ये वाला थोड़ा सा अपने से है ना थोड़ा सा जगह बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब सुनिए बाबू, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है, प्रमुख सूत्र है जिसको आपको जानना होगा, है ना। कुछ सूत्र हम लिखेंगे, जैसे पहला नंबर सूत्र देंगे, है ना, पहला नंबर सूत्र देंगे, ध्यान देना, 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। चलिए, सबसे पहला सूत्र देंगे बाबू, आपको इन सभी सूत्र को याद रखना होगा। मीथेन, कुछ कुछ तो सूत्र आप लोग जानते हैं। मीथेन का सूत्र होता है बाबू CH4। क्या होता है, CH4। उसके बाद बाबू ध्यान रखिएगा, जल, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल का सूत्र क्या जानते हैं आप लोग, H2O, है ना। जल के बाद आप लोग याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सूत्र, CO2। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा अमोनिया, अमोनिया बताया ना, अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, है कि नहीं। फिर उसके बाद बाबू आपको बताएंगे 5वां नंबर, नमक या साधारण नमक, साधारण नमक कहिए चाहे आप नमक कहिए, इसका सूत्र होता है NaCl। इसी को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आ जाइए आप लोग चीनी, जो हम लोग टेबल चीनी, इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, चीनी, इसी को हम लोग टेबल शुगर के भी नाम से जानते हैं, है ना। या जो आप लोग घरवा में जो क्रिस्टल वाला होता है ना, चीनी चाय में डालते हैं, वो वही चीनी, है ना। तो जाएगा C12H22O11, C12H22O11। आपको भी याद करना होगा बाबू, नहीं याद करिएगा गड़बड़ा जाएगा कहानी। आगे सुनिए, अगला बताते हैं, 7वां नंबर, 7वां नंबर ग्लूकोज। ग्लूकोज का नाम सुने हैं, है ना, वो जो पीते हैं वो वाला ग्लूकोज नहीं, जो पीते हैं ग्लूकोज गर्मी के मौसम में, वो ग्लूकोज की बात नहीं हो रही है ना। कहता है C6H12O6, इसमें कार्बन के गो है, 6 गो, है ना। ग्लूकोज है ना C6H12O6। पूछता है ना, एग्जाम में पूछ देता है कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या के गो है, तो बाबू रे ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, कार्बन के गो है, 6 गो है, तो 6 गो उत्तर हो गया, है ना। फिर उसके बाद सुनना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, 7वां के बाद 8वां नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है बाबू HCl, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगा, कली चूना, कली चूना के नाम से जानते हैं इसको, कली चूना, कली चूना, कली चूना को कहते हैं CaO। फिर उसके बाद 10वां नंबर आ जाओ, कली चूना के बाद आ जाओ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, इसको कहते हैं CaCO3। इसी का नाम है बाबू खड़िया, इसी का नाम है संगमरमर, संगमरमर, ठीक है, इसी का नाम है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसी का नाम है सब, कैल्शियम कार्बोनेट का खड़िया, संगमरमर, है ना। अच्छा, शुष्क बुझा हुआ चूना, आगे आ जाइए, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा, बुझा, बुझा हुआ चूना, जो खैनी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो चूना कौन होता है, पानी डाला हुआ रहता है ना, पानी डाला हुआ चूना रहता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
है ना। क्या होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखिएगा बाबू, एक बात बताते हैं एग्जाम में कैसे करता है। यहाँ केगो एगो, CaSO4 केगो एगो, कुछ ना तो एगो, CaSO4 केगो एगो, उसका आधा होता है, उसका आधा, है ना। यही सूत्र आपके एग्जामिनर क्या कर देंगे, कंफ्यूज करने के लिए, दूगो लिख दे सूत्र यहीं पे, दूगो लिख दे। देखो, CaSO4 इंटू हाफ H2O ऐसे रहेगा, या बाबू ऐसे रहेगा, CaSO4, रुक जाओ, ऐसे रहेगा, ऐसे 2CaSO4 इंटू इंटू H2O, क्योंकि दू का आधा क्या हो जाएगा, एक, यहाँ एक का आधा 1/2, यहाँ दू का आधा 1, तो ये भी रहेगा, तो ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र है ना। जल क्या होता है, आधा होता है, वही जल दुगना हो जाएगा तो जिप्सम का सूत्र हो जाता है। वही अगर 12 हो गया ना, इधर आ जाओ, 13 नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे जिप्सम का सूत्र, जिप्सम बोलते हैं, और इसको कहते हैं CaSO4 इंटू 2H2O। ये किसका सूत्र हो जाएगा, जिप्सम का। किसका सूत्र हो जाएगा, जिप्सम। ठीक है, हाँ, तो जिप्सम का सूत्र याद हो गया है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बता दिए, और क्या बता देते हैं, और जो एग्जाम में आता है डायरेक्ट, और मेरे को थोड़ा सा ध्यान देने दो, है ना। एक आता है क्लोरोफॉर्म होता है ना, क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म का सूत्र एग्जाम में आ जाता है, क्लोरोफॉर्म, है ना। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र याद रखिएगा, CHCl3, है ना, CHCl3, 14 नंबर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, है ना, CHCl3, इसी को ट्राई क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। चलो ठीक है, इतना, और भी है, लेकिन वो जैसे चैप्टर चलेगा ना तो सब सीखिएगा आप लोग, है ना। चैप्टर के अंदर एक आता है धोबिया सोडा, है ना, धोने वाला सोडा, उसका सूत्र, है ना, उसका सूत्र आता है, तो उसमें सोडियम रहेगा, है ना, उसके अंदर क्या रहेगा, सोडियम, यानी इसका धोबिया सोडा कहिए या धोने वाला सोडा, है ना। तो अगर हम लिख दें यहाँ पे सूत्र, धोबिया सोडा, धोबिया सोडा डायरेक्ट एग्जाम में आता है बाबू, धोबिया सोडा, या इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा, इसी को वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, इसी को अंग्रेजी में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, लिख देगा कभी कभी वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10 गो जल रहेगा, के गो 10 गो जल रहेगा। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है ना कि धोबिया सोडा या धोने वाला सोडा में जल की मात्रा के गो होती है, तो 10 गो, के गो बाबू, 10 गो, ठीक ना। हाँ, तो Na2CO3, बस अब लगभग इतना फार्मूला लगभग याद रखिए, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे चलेगा सूत्र, है ना, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा, जैसे अम्ल एवं क्षार में बहुत सारा सूत्र मिलेगा, वहीं पे ज्यादा सूत्र मिलता है ना, है ना, चीजों को, बाकी मैंने इतना सूत्र आपको दिया है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे, तब हम लोग अभिक्रिया के अंदर चलेंगे, संयोजन या संश्लेषण। अब लग रहा है कि आगे चलना चाहिए, लेकिन इस फॉर्मूले को इसको शुरू कर दे, है ना। एक आप लोगों को पढ़ा देते हैं ना, संश्लेषण या संयोजन, है ना, संश्लेषण या संयोजन, एगो आप लोग को पढ़ा देते हैं, बाकी आप लोग उसको तो याद करना ही पड़ेगा, आप लोग को कुछ कुछ बातें याद करनी ही पड़ेंगी, है ना। जैसे संयोजन या संश्लेषण, नाम से क्लियर बाबू, संयोजन यानी कि मिल रहा है, क्या हो रहा है, मिल रहा है, संयोजित हो रहा है ना। कहते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि क्या पढ़ना हम लोग को, अभिक्रिया, तो हम लोग का डेफिनेशन में क्या रहेगा, अभिक्रिया रहेगा। हम लोग को पढ़ना क्या, अभिक्रिया, तो हम लोग का डेफिनेशन में क्या रहेगा, अभिक्रिया ही रहेगा। तो एकदम परिभाषा बढ़िया सुनिएगा, आप लोग को फिर से बोलना पड़ेगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, फिर से बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, पदार्थ परस्पर संयोग करके भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। याद हुआ? फिर से बोलिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, यहां तक सब में कॉमन चलेगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, सब में कॉमन चलेगा। जितना अभिक्रिया पढ़िएगा ना, देखिए अभिक्रिया कितना पढ़ना है, कितना सारा भी अभिक्रिया है ना, तो सब में यही कॉमन चलेगा। आप लोगों को एकदम याद करने में सहूलियत रहेगा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे बाबू, अगर परिभाषा लिखना होगा तो हम बड़े आराम से लिखेंगे, है ना। बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, बोलिएगा बाबू, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें अभिक्रिया जिसमें, है ना, जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर, है ना, पदार्थ परस्पर संयोग करके, है ना, पदार्थ परस्पर, परस्पर संयोग करके, है ना, संयोग, संयोग करके, संयोग करके, है ना, संयोग करके भिन्न गुण वाला, क्या बाबू, भिन्न गुण वाला, भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है, तो उसे, तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन या संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। बाबू रे, इसमें मतलब क्या हो रहा है कि दो गो पदार्थ मिलेगा और अलग गुण वाला बनाएगा। एगो बात यहां से याद आता है, गांव देहात में वो कहानी होता है कि सुधरल माई बाप के बिगड़ल बेटा, यानी देख रहे हैं माता पिता का गुण कितना अच्छा है, अब बेटा का जस्ट विपरीत गुण है। सुने ना ऐसा कि सुधरल बाप के बिगड़ल बेटा, ऐसा सुधरल बाप नहीं बोलेंगे। यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोजन मिलके भिन्न गुण वाला पदार्थ बना रहा है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है या भिन्न गुण वाले पदार्थ बनाता है ना, भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है ना, बनाता है लिखते अच्छा लगता है, भिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है ना, भिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है ना, या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं लिखते हैं, है ना, बनाते हैं, तो उसे, है ना, तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ये तो अपने आप है, अपने आप, ये तो मेन आपको याद करना है ना। से मम्मी पापा जिसके सुधरल है और उसका प्रोडक्ट यानी उससे जो बना, है ना, मतलब माता पिता से ही तो हम लोग आए हैं, है ना। बायोलॉजी पढ़िएगा तो और अच्छा समझिएगा, है ना। तो कैसे बच्चा का निर्माण होता है, ये सब चीज़ आप लोग को सीखना है क्लास 10th में ही, थोड़ा थोड़ा सीखना है, बाकी 12th में और डीपली सीखना है। तो बायोलॉजी की जब क्लास होगी तो प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ हम दिखाएंगे आपको कि कैसे बच्चा का निर्माण होता है, वो जनन वाले टॉपिक के अंदर। अभी बहुत लंबा समय है, उतना दिन तक टिकिएगा तो प्रॉपर हम आपको डिटेल में समझाएंगे, बहुत मजा आएगा बाबू क्लास के अंदर, है ना। तो ये संयोजन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो अलग अलग पदार्थ, दो अलग अलग पदार्थ, जैसे कोई भी दो अलग अलग पदार्थ मिलता है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो मिला तो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। एग्जाम्पल है या उदाहरण, है ना, अंग्रेजी नहीं लिखेंगे हम लोग हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो हम लोग उदाहरण लिखेंगे, है ना, उदाहरण, है ना। और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे और क्या हो जाएगा उदाहरण, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, कली चूना के नाम से जानते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन किया तो क्या बना देगा, CaCO3, इसी का नाम आप लोग जानते हैं खड़िया रसायन संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। हम आपको हर एक बात याद करवाते चलें। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब CaCO3, है ना, CO का मतलब कली चूना, है ना, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, या कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, दो गो संयोग किया बना दिया, दो गो संयोग किया बना दिया। तो ये सब क्या है, और भिन्न गुण वाला है, एक दूसरे से क्या है, जो प्रोडक्ट है, जो अभिकारक है उससे प्रोडक्ट आता है वो अलग अलग गुण का होता है। इसी को बाबू हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से हम बोलेंगे, संयोजन या संश्लेषण, बड़ा भी है बाबू, एकदम जितना आप इसको VI लगा सकते हो, एग्जाम में आता ही आता है संश्लेषण, है ना। इस बार नहीं आया PH मान वाला आया था, इस बार अगली बार हो सके आपसे आएगा, 5 गो आएगा,
5 नंबर में आएगा संश्लेषण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, है ना, विस्थापन, है ना, उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन, ऐसे करके 5 गो रिएक्शन देगा और 5 नंबर देगा, है ना। या 2 नंबर में भी आ जाता है, कहता है कि बताइए संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं, ऐसा आता है 2 नंबर। तो आपको याद रहेगा तभी तो, एक उदाहरण है, इधर 2 नंबर आपको एकदम पक्का पुक्की मिलेगा, है ना, इसमें कोई काट ही नहीं सकता है दोस्त। हम लोग बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक, उसे कौन सा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल का भी अभी उदाहरण दे सकते हैं, H2 + O2 H2O, वो भी उदाहरण हमारा है, क्योंकि मिल करके बना रहा है दूसरा प्रोडक्ट। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मतलब रिएक्शन मतलब तीर का चिन्ह, और क्या हो जाएगा CO2, है ना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो गया, है ना। अब हम लोग दोस्तों प्रॉपर हम लोग 1 घंटा पढ़ चुके हैं, है ना, और 1 घंटा ही क्लास हम देंगे, इससे ज्यादा तो देंगे नहीं आपको, नहीं तो आप भी बोरिंग फील करिएगा। मजा मस्ती होते रहना चाहिए, है ना। और आप लोग के लिए छोटा सा लाइन बोल करके जाएंगे, अच्छा लगे तो कमेंट में वाह वाह कर देना, है ना। कहते बाबू कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए दोस्तों अगली क्लास में मिलिए और इसके आगे के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग पर डे 7 बजे आप लोग जरूर जुड़िए हमारे इस चैनल पे। और चैनल को जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप लोग कम से कम एक दोस्त को भी शेयर करोगे, और उस दोस्त को बोलना कि अपने एक दोस्त के पास शेयर कर दे, तो वीडियो अच्छा खासा चलने लगेगा। और चलने लगेगा तो आपको SST का भी क्लास शुरू करवा देंगे, हिंदी का भी क्लास शुरू करवा देंगे, है कि नहीं, संस्कृत का भी क्लास शुरू करवा देंगे। जब वीडियो अच्छे खासा रिस्पॉन्स आने लगेगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम आपको साल भर पढ़ाएंगे, लेकिन साइंस और मैथ कंप्लीट पढ़ा करके ही इस पे छोड़ेंगे बाबू। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।